नमस्कार दोस्तों। आज अपन मध्य प्रदेश के नए लेक्चर में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास। इससे पहले अपन इसका एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें अपन ने प्रागैतिहासिक काल और ताम्रपाषाण काल के बारे में अध्ययन किया था। आज अपन इसमें प्राचीन इतिहास मध्य प्रदेश का देखेंगे। इसमें अपन अगर देखते हैं तो 1500 से 600 ईसा पूर्व के काल निर्धारण माना जाता है। इसमें अपन देखते हैं तो इस काल के अंतर्गत बर्तन जो मिलते हैं वो धूसर रंग के और चित्रित धूसर मेज़बान थे, जो उत्तर में लौह युग के प्रारंभ के संकेत भी माने जाते हैं। इनका मध्य प्रदेश में अभाव है। उत्तर क्षेत्र में ये धूसर मेज़बान पाए जाते थे जिनका मध्य प्रदेश में अभाव है। इस प्रकार मध्य प्रदेश का इतिहास ताम्रपाषाण के बाद लौह युग से शुरू होता है और लगभग इसी समय यहाँ दक्षिण की उस महापाषाण संस्कृति का प्रभाव भी देखने को मिलता है जिसके तहत विशाल पत्थरों से कब्रें निर्मित की गईं और जिनमें लौह सामग्री भी होती थी। यहाँ पर अपन देख रहे हैं ये एक शब्द आया है, ताम्रपाषाण के बाद लौह युग से शुरू होता है और लगभग इसी समय दक्षिण की उस महापाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों को कब्र में दफनाया जाता। जैसे किसी को दफनाया जाता था उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रख दिए जाते थे। अधिकांशतः जो युद्ध होते थे और सैनिक मारे जाते थे उनको जब दफनाया जाता था तो और बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे। सामान्य व्यक्ति मारा जाता था उतने बड़े नहीं, और उसमें प्रतिष्ठा का भाव होता था और उसमें लौह के बर्तन और लौह की वस्तुएं भी रखी जाती थी। इससे ये पता चलता है कि उस समय तक लौह युग शुरू हो गया था। इसके चूँकि मध्य प्रदेश दक्षिण से लगा हुआ है इसलिए इसके साक्ष्य मिलते हैं। अब अपन देखते हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल देख लेते हैं महापाषाण युग के बारे में। ये महापाषाण युग अगर अपन उत्तर भारत में देखेंगे ना तो नहीं मिलेगा अपने को, क्योंकि मध्य प्रदेश से लगा हुआ है इसलिए मध्य प्रदेश में अपन पढ़ते हैं इसको। महापाषाण युग दक्षिण भारत के कुछ स्थलों से प्राप्त विशाल समाधियों को महापाषाण स्मारक या मेगालिथिक, अंग्रेजी में मेगालिथिक कहा जाता है। मध्य प्रदेश के सिवनी और रीवा जिलों में ऐसे स्मारक उत्खनित पाए गए हैं। 2 ही जिले हैं केवल। ये प्री के पॉइंट से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर में पूछा जा सकता है कि महापाषाण स्मारक स्थल कौन से हैं, तो सिवनी और मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश का रीवा 2 जिले ऐसे हैं। बाकी आपको ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है। अब अपना अगला अपन देखेंगे लौह युगीन संस्कृति। इसकी शुरुआत 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है अपने मध्य प्रदेश में। लगभग यही 1200 से नए अब जो खोजें हुई है उसमें इसकी डेट बदलती जाती है, लेकिन अपन क्या है जो बुकों में रहता है उसी को पढ़ना पड़ता है, जो एग्जामिनर मानता है ना। तो अपन इसमें पढ़ते हैं 1000 से मानी जाती है। इसमें मध्य प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर, ग्वालियर क्षेत्र से इसके साक्ष्य मिले हैं। किसके? लौह युगीन सभ्यता के। तो अब अगला अपन केवल यही जिले हैं इसमें, याद रखने वाली बात है। उत्तर के ये ग्वालियर और चंबल के जो संभाग के जो जिले हैं ये इन्हीं में मुख्यतः पाई जाती है लौह युगीन संस्कृति के साक्ष्य। अपन अब आ जाते हैं वैदिक युग में। वो थोड़ा सा पढ़ने को मिलता है, मेन अपने को यहीं से पढ़ने को मिलता है, वो थोड़ा सा रहता है। इसमें अपन ऋग्वैदिक काल है। ऋग्वैदिक काल को अपन देखते हैं तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। वैदिक काल को अपन 2 भागों में बांट लेते हैं अध्ययन की दृष्टि से। ये क्या है, ऋग्वैदिक काल में अपन ऋग्वेद की जब रचना हुई उस काल को अपन ऋग्वैदिक कहते हैं। उसके बाद जो तीनों और अन्य ग्रंथ उपनिषदों की हुई उसको अपन उत्तर वैदिक काल के अंतर्गत रखते हैं। इसमें अपन जब डिटेल में भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो इसमें बहुत अंतर है। यहाँ पे समाज की स्थिति दूसरी थी, फिर उत्तर वैदिक में समाज की स्थिति दूसरी हो जाती है ना। यहाँ की महिलाओं की स्थिति थोड़ी ठीक थी, फिर यहाँ महिलाओं की स्थिति खराब होने लगती है। यहाँ वर्ण व्यवस्था सामान्य स्तर पर थी, यहाँ वर्ण व्यवस्था कठोर हो जाती है ना, धीरे धीरे
फिर महाजनपद आते आते वो फिर अपन भटक जाएंगे इस मध्य प्रदेश के इतिहास से। अभी अपन मध्य प्रदेश में ये फिर अपन इतिहास, भारत के इतिहास का, प्राचीन इतिहास का ये विषय रहेगा, वहाँ पर अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अपन अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। इसमें जो मध्य प्रदेश के बारे में अपना महत्वपूर्ण है, ऐतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है वह मध्य प्रदेश के जंगल में निवास करती है। हाँ, एक बात तो बताना भूल ही गया मैं, इसमें उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे, ये आर्य की तो रचना है ये ऋग्वेद, उन्हीं ने सभ्यता को, है ना, वैदिक सभ्यता मतलब आर्य लोग। तो उत्तर वैदिक काल में ये ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो प्रभाव था वो नर्मदा के उत्तर तक था, और उत्तर वैदिक काल में नर्मदा से आसपास तक हो गया, मतलब नर्मदा तक, यहाँ मध्य प्रदेश तक नहीं था। कहने का तात्पर्य यह है कि ऋग्वैदिक काल में मध्य प्रदेश तक आर्यों की पहुंच नहीं थी, केवल सिंधु सैंधव प्रदेश और उत्तर मैदानी क्षेत्र, गंगजेटिक रीजन जो है, गंगा का मैदान उधर तक था, मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, इस क्षेत्र में था। फिर इसके बाद जो उत्तर वैदिक काल आता है इधर फिर मध्य प्रदेश में उनका धीरे जाता है। जैसे ये अपने मध्य एशिया से चले थे तो वहाँ से धीरे धीरे चलते विकास होता जाता है, तो इधर ये सभ्यता का विकास होता जाता है, उस हिसाब से इधर आते जाते हैं। तो अपन ये अब देखते हैं आगे के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ऐतरेय ब्राह्मण में जिस निषाद जाति का उल्लेख है वह मध्य प्रदेश के जंगल में निवास करती थी। ऐतरेय ब्राह्मण अपन पढ़ेंगे, वो जब हिस्ट्री का है, ये मध्य प्रदेश भारत के इतिहास जब पढ़ेंगे तब ऐतरेय ब्राह्मण पढ़ेंगे। ऋग्वेद में दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्द आए हैं, ऋग्वेद में ये शब्द आए हैं। इसका मतलब होता है, ये दक्षिणापथ मतलब मध्य प्रदेश से शुरू होता है, और रेवोत्तर मतलब नर्मदा का प्राचीन नाम रेवोत्तर था, तो रेवोत्तर का मतलब होता है नर्मदा के उत्तर का भाग। ये शब्द आए हैं, इसका मतलब ये होता है कि मध्य प्रदेश, ऋग्वैदिक काल में मध्य प्रदेश में समाज रहता था, है ना, यहाँ सभ्यताएं विकसित थी। इसका मतलब ये होता है ऋग्वेद में अगर दक्षिणापथ और रेवोत्तर शब्द आए हैं, इसका मतलब है यहाँ का अस्तित्व बरकरार था उस काल में। इतिहास में ऐसे ही अध्ययन किया जाता है और चीज़ों की उपस्थिति दर्ज की जाती है। ऐतरेय ब्राह्मण एवं सतपर ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार विश्वामित्र के 50 शापित पुत्र मालवा आकर बसे, तत्पश्चात अत्रि, पराशर, भरद्वाज, भार्गव आदि आए। अब आज के परिवेश में देखेंगे तो इनका भरद्वाज, भार्गव, इनका आप लिंक लगा सकते हैं कि ये सही बात होगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार कारकोट नागवंशी शासक नर्मदा क्षेत्र के शासक थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार उस समय नर्मदा का नाम रेवा था। अभी रेवोत्तर शब्द आया था ना, वही। अगला अपन पढ़ेंगे, ये इसलिए अपन को पढ़ना होगा क्योंकि आगे जब अपन पढ़े से तो इनकी लिंकिंग ताकि बैठती रहे। अपन इनको पढ़ लेंगे तो आगे का जो पढ़ाएंगे उसको भली भांति समझ पाएंगे। मैंने गंधर्वों से जब उनका संघर्ष हुआ, किनका ऊपर जिनका अपने ने जिक्र किया, संघर्ष हुआ तो अयोध्या के इक्ष्वाकु नरेश मांधाता ने अपने पुत्र पुरुकुस्त को नागों की सहायता के लिए भेजा, जिनसे गंधर्वों जिसने गंधर्वों को पराजित किया। मतलब ये पुरुकुस ने गंधर्वों को पराजित किया और नागों की विजय कराई। ये गंधर्व जो यहाँ शब्द आया है, ये इसी गंधर्व पीढ़ी से शायद पौराणिक कथाओं से, अगर मैं गलत ना हूँ तो कृष्ण भगवान इन्हीं से संबंधित थे, इसी वंश से। पुरुकुस ने रेवा का नाम नर्मदा कर दिया। इसी वंश के पुरुकुत ने ऋक्ष और पर्यात पर्वतमालाओं के बीच नर्मदा के तट में अपने पूर्वज मांधाता के नाम पर मांधाता नगरी का ओंकारेश्वर की स्थापना की। ये अभी भी पर्यटक स्थल है ओंकारेश्वर मांधाता। ये मांधाता जो थे उन्हीं के पूर्वज थे जिन्होंने भेजा था।
तो इस तरह फ्रेंड अपन इतना ही देखते हैं अभी, आगे अपन अगले लेक्चर में देखेंगे। वीडियो बड़ा हो जाएगा, इंटरेस्टिंग भी नहीं रहेगा, है ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगर कोई नया वीडियो आता है तो आपको अपडेट मिलती रहे, है ना। तो सर चैनल को अपने मित्रों के साथ सब शेयर करिए, है ना, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, अगले लेक्चर में मिलते हैं आपसे, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।